हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था। आज हमारे पास रहेगा पार्ट सेकेंड। ठीक है। इसमें कुछ बच्चों का कमेंट था कि मैम इंग्लिश एंड हिंदी में आप ड्यूल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और दोनों नोट्स को आप एक ही में प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है। तो मैं आप ऐसा मतलब ये नेक्स्ट आपके लेक्चर से क्या रहेंगे, जो हमारे पास इंग्लिश में हम टॉपिक यूज़ करेंगे या इंग्लिश में टॉपिक को डिफाइन करेंगे, वही टॉपिक हम हिंदी में भी डिफाइन करेंगे अलग से सेपरेट। तो आपको अलग हिंदी में अगर नोट्स चाहिए तो आपको हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। ओके, तो यही आपको लैंग्वेज, इसके अलावा आपको कहीं से भी लैंग्वेज को राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना मिलेगा स्पेसिफिक होगा, इनफ होगा। ओके, तो बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर पे हमने देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और साथ में हमारा ऑरेस्टेड प्रिंसिपल था। ठीक है, ऑरेस्टेड प्रिंसिपल तो सिंपली हमने फिगर के अकॉर्डिंग ही करना है और इतना ही आपने करना है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो बायो सेवर्ट का नियम हम देखेंगे यहाँ पर। तो मेनली बायो सेवर्ट ने डिफाइंड क्या किया है, सबसे पहले हम इस पे बात पे जाएंगे। बायो सेवर्ट ने कहा, या बायो सेवर्ट नियम के अनुसार, किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसका पता किससे लगता है, हमारे पास बायो सेवर्ट के नियम से। तो बायो सेवर्ट का नियम हमें ये बताता है कि किसी बिंदु पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कंडक्टिंग वायर ली, यानी कि माना हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसका एक छोटा सा अंश ले लिया डीएल, क्योंकि सीधी बात है, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको डिफाइन करा के दिखाऊं, जैसे ये हो गई कंडक्टिंग वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके मैंने आर डिस्टेंस पे आप दोनों साइड्स में से कहीं पे भी आप लेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पी बोल दिया, इसको पी डैश, आप इस साइड से भी मेजर कर सकते हैं, आप इस साइड से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि माना हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसका एक छोटा सा, अगर ये एल लेंथ की है तो इसका छोटा सा अंश क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा। ठीक, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ बातों पे ये निर्भर करेगा। क्या होंगी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि इसमें जो भी करंट, जितना ज़्यादा आप करंट प्रोवाइड कराओगे इस कंडक्टिंग वायर को, उतना ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद यही पॉइंट पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो इस स्वल्पांश के भी क्या होगा, आपके पास अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डीएल और आर के बीच में बनने वाला कोण थीटा, जिसको हम ज्या के नाम से जानते हैं, साइन थीटा के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट आपको पता है कि अगर हमारे पास ये दो मैग्नेट हैं तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे सही से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको नज़दीक लाना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि जब हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, और डिस्टेंस को ज़्यादा कर रहे हैं तो कम हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये दूरी के स्क्वायर के क्या होगा, हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो चार इक्वेशन आपके पास आ गई। चारों इक्वेशन को जब हम कंबाइंड करेंगे, यानी कि फ्रॉम समीकरण 1, 2, 3 और 4 से अगर हम इन सबको कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो बायो सेवर्ट ने कांस्टेंट यूज़ किया है वो उसका नाम है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको आप एज इट इज उतार देंगे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो हमारे पास आया है, ये किसका लॉ आया है, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो क्या है, एक नियतांक है।
ठीक है, क्या है, एक नेतांक है और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू इसने दे रखी है वो दी है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 4 इक्वेशन बनी, चारों को कंबाइंड किया, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ किया जिसे हम बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या है कि बोर्ड में आजकल क्या है, इसका सदिश रूप पूछ ले रहा है। बायो सेवर्ट का कौन सा रूप पूछ रहा है, ये सदिश रूप पूछ रहा है, तो इसी को आपने आगे बढ़ाना है। देखो सदिश रूप कैसे निकल सकता है, हम देखेंगे ये एंगल से निकलेगा। अब ये जो एंगल है ये DL और R के बीच में बन रहा है, सीधी बात है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट DL ले लिया मैंने और ये R ले लिया, तो इन दोनों के बीच में ही तो ये एंगल बन रहा है। तो इस एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, DL और R। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो यहाँ पर मेरा DL तो है, एंगल भी है, बट R नहीं है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया ना बेटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और R से डिवाइड भी कर देंगे। तो जैसे ही हम ये पोर्शन को सॉल्व करेंगे ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, आई आ गया। अब हमें पता है साइन जो बनता है वो DL और R के बीच में बन रहा है, DL और R के बीच में बन रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, क्योंकि जो साइन होता है वो क्रॉस को शो करता है, ठीक है, ये हमने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ रखा है, और ये हो जाएगा R3। तो फाइनली जो वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म में क्या आता है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इंटू R का अपॉन में R3, जबकि सिंपल फॉर्म हमारे पास ये रहती है। तो अगर आपके पास आता है कि बायो सेवर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए, तो आपने सेम यही प्रूफ करना है, लास्ट में R से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर आपके पास सिंपल आता है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको प्रॉपर, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रूफ करवा के। अब प्रॉपर नोट्स देख लेते हैं इसके क्या है। प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एग्जाम में एक कंडक्टिंग वायर इस टाइप से फिगर बनाना है, ड्रॉ करना है, इसके बाद इसकी लैंग्वेज लिखनी है। फिर लैंग्वेज के बाद मैंने बताया ना, कारणों पर निर्भर करेगा। देखो यह चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या हुई, चालक में अवयव जो DL है उसके प्रोपोर्शनल होता है, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ आपने करना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रूफ एक करवा दिया, लेकिन आपको इसी तरीके से प्रॉपर वे में अपने नोट्स बना के आने हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो थीटा बन रहा है DL और R के बीच में, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के क्या होता है, ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट मीन्स व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जब हमने इन चारों इक्वेशन को कंबाइन किया तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या हो गया, ये आया। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि नेतांक है और इसकी वैल्यू 10⁻⁷ है, और इस म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। इसके बाद इसके सदिश रूप के लिए मैंने अभी क्या बोला आपके पास कि सदिश रूप निकालने के लिए हमें पता है कि ये DL और R के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, तो इस थीटा के लिए मुझे R चाहिए ऊपर, तो मैंने क्या किया, यहाँ R से मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी। जब R से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर तो R आ गया, नीचे क्या आ गया, R स्क्वायर था, R³ हो गया, और ये साइन को हमने इसको डिनोट कर दिया क्रॉस से। तो वेक्टर फॉर्म ये हो गई इसकी सदिश रूप, और आपके पास सिंपल रूप ये हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बायो सेवर्ट का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने इसी तरीके से यहाँ पर राइट करके आना है अपने एग्ज़ाम में, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हम देखेंगे कि जो अपसैलेंट नॉट और म्यू नॉट है, जिसे हम निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। ओके।